ओके हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में कल की क्लास में हम लोग ने किस बारे में बात करी थी? वी वर टॉकिंग अबाउट द सर्टिफाइंग अथॉरिटीज। हम लोग बात कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करे जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनको भी लीगल वैलिडिटी दी गई है, ठीक है। ऑफर, एक्सेप्टेंस, ये सब कुछ किस फॉर्म में होगा? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। हम लोग ने ये भी देखा था कि जो मैसेज होता है वो किसको बिलोंग करता है? ओरिजिनेटर को, या ऑथराइज्ड बाय एनी पर्सन बाय द ओरिजिनेटर, या एनी कंप्यूटर सिस्टम। और किसके पास या एड्रेसी कौन है, जब उसे रिसीव हो जाएगा तब हमें पता चलेगा कि वो मैसेज हैज बीन रिसीव बाय द एड्रेसी। फिर हम लोगों ने ये भी देखा था कि डेट ऑफ ऑफर क्या मानी जाएगी, डेट ऑफ डिस्पैच क्या मानी जाएगी, ठीक है। वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द सर्टिफाइंग अथॉरिटी। याद आया? सर्टिफाइंग अथॉरिटी क्या करती थी? डिजिटल सिग्नेचर इशू करती थी। और इन सारी सर्टिफाइंग अथॉरिटीज को लाइसेंस किसने दिया था? कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी। डिजिटल सिग्नेचर किस मेथोडोलॉजी से बना है? एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम से बना है, विच वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू की पेयर, प्राइवेट की एंड अ पब्लिक की, ठीक है। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से डिजिटल सिग्नेचर बनता है। और हमने आपको एक दिया था होमवर्क, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ? अरे वाह, चलो वेरी गुड। डाउट? हाँ बेटा। अच्छा, ये बी वाला ना, सस्पेंशन का बी पॉइंट है ना? ओके, एक डाउट है हमारे पास, सस्पेंशन का बी पॉइंट। ये पॉइंट सब जगह मिलता है। इफ इट इज ऑफ द ओपिनियन दैट डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट शुड बी सस्पेंडेड इन पब्लिक इंटरेस्ट। कह रहे हैं अगर सर्टिफाइंग अथॉरिटी को लगे कि आपका डिजिटल सर्टिफिकेट जो है वो सस्पेंड होना चाहिए क्योंकि इससे पब्लिक की भलाई होगी। लेट से आप अपने डिजिटल सिग्नेचर का मिसयूज कर रहे हो, ठीक है, तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी को अगर ऐसा लगता है कि आपके डिजिटल सिग्नेचर का सस्पेंशन हो जाना चाहिए, इससे पब्लिक इंटरेस्ट होगा, तो अगर सर्टिफाइंग अथॉरिटी को लग रहा है तो वो आपका डिजिटल सिग्नेचर सस्पेंड कर सकती है, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट होते हैं ना, ये हर जगह होता है, इफ इट इज इन द ओपिनियन ऑफ द अथॉरिटी। और ये बड़े आर्बिट्ररी होते हैं। ओपिनियन मतलब अगर उनको लगे, अब लगे एक बहुत बड़ी कैटेगरी हो गई। हाँ, पब्लिक, एक्चुअली पब्लिक ने कुछ नहीं बोला इनको करने को। पब्लिक इंटरेस्ट मतलब जैसे अभी हमने आपको एग्जांपल दिया, मे बी यू आर नॉट मेकिंग गुड यूज ऑफ योर डिजिटल सिग्नेचर, और आपके डिजिटल सिग्नेचर गलत यूज करने से पब्लिक में कुछ नुकसान हो रहा है, लोगों का नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी ये कह सकती है कि पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए, पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब जनरल इंटरेस्ट देखते हुए, आपके डिजिटल सिग्नेचर को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर देंगे। ओके, हाँ बेटा। हाँ, कंपनी देखो, अच्छा पहले हमको ये बताओ, क्या कंपनी किसी दूसरी कंपनी की मेंबर हो सकती है? मेंबर हो सकती है, ठीक है। अगर मान लो कंपनी किसी दूसरी कंपनी की मेंबर है और उसे फाइलिंग करनी है या साइनिंग करनी है, ठीक है, उस केस में मिल सकता है। अदरवाइज नॉर्मली ये जो हमने आपको 4 कैटेगरीज बनाई थी तब मिल सकता है, मतलब उन्होंने, हाँ एग्जैक्टली अब जैसे मान लो कोई कंपनी है, ठीक है, वो दूसरी कंपनी के ऑथराइज सिग्नेटरी की तरह काम कर रही है, देन इन दैट केस मिल सकता है, अदरवाइज नॉट। ओके, और एनीथिंग एल्स, और कोई डाउट? चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे पेनाल्टीज एंड एडजुडिकेशन से। ये बात समझ आ गई थी? कंट्रोल ऑफ प्राइवेट की, प्राइवेट की जो होती है उसको हम लोग कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, यस, और वो किसके कंट्रोल में होनी चाहिए? सब्सक्राइबर। अगर वो कॉम्प्रोमाइज हुई है तो जो सब्सक्राइबर है, ये उसकी ड्यूटी है कि वो इमीडिएटली किसको इन्फॉर्म कर दे? सर्टिफाइंग अथॉरिटी को, ठीक है। चलो अब बात करेंगे पेनाल्टीज एंड एडजुडिकेशंस। देखो दो शब्द लिखे हैं, पेनाल्टी और एडजुडिकेशन। एक चीज क्या होती है एडजुडिकेशन? एडजुडिकेशन मतलब मान लीजिए आपने मेरे साथ कोई कंप्यूटर फ्रॉड किया, ठीक है, उस कंप्यूटर फ्रॉड की एक दी गई है पेनाल्टी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कंप्यूटर फ्रॉड किया तो 10,000 रुपए की पेनाल्टी लगेगी, इसको हम लोग कहते हैं पेनाल्टी। और एक चीज होता है जिसमें हम लोग कहते हैं कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन का अमाउंट फिक्स नहीं होता, क्योंकि कॉम्पनसेशन डिपेंड करेगा कि आपको कितना लॉस हुआ। अब आपने कहा कि इस पार्टी ने हमारे साथ एक कंप्यूटर फ्रॉड किया है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें इतना इतना नुकसान हुआ। अब आप जो ये बात बोल रहे हैं ये जाएगा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के सामने। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। शॉर्ट में समझना है तो कोर्ट समझ लो। कोर्ट के सामने जाएगा, कोर्ट ये असेस करेगा कि तुम जितना कॉम्पनसेशन बोल रहे हो उतना ही मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, एंड देन दैट कॉम्पनसेशन विल बी अवॉर्डेड टू यू।
ओके तो इस एक्ट के अंदर दो कैटेगरीज में आती हैं पेनाल्टीज। एक वो पेनाल्टी जिनका अमाउंट फिक्स्ड है कि अगर आपने ये ऑफेंस किया है तो इतनी इतनी पेनाल्टी है, और दूसरे होती हैं जिनका किया जाएगा एडजुडिकेशन, यानी वो केस जाएगा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के सामने, ऑफिसर असेस करेगा कि आपका कितना नुकसान हुआ, उसका कितना फायदा हुआ, और उस हिसाब से आपको कॉम्पेंसेशन ग्रांट किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए द एक्ट कॉन्टेम्पलेट्स अ डुअल स्कीम इन रिगार्ड टू रॉन्गफुल एक्ट। कह रहे हैं कि डुअल स्कीम है, कुछ चीजें हैं जो पेनाल्टीज में कवर होंगी। सर्टेन एक्ट्स आर वेस्टेड विद पेनाल्टीज which are however adjudicated not before the court but before the adjudicating officers। obviously कोर्ट के पास हम नहीं जाएंगे, हम लोगों ने ये चीज देखी है, हर एक्ट के अंदर कुछ उस एक्ट की अथॉरिटीज बनाई गई हैं। अगर उस एक्ट के अंदर के पेनाल्टीज का डिस्कशन करना है तो हम कोर्ट के पास ना जाके किसके पास जाते हैं, उनकी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज के पास। अब देखना यहां से स्टार्ट होगा सेक्शन 43। In fact, however, though the heading of section 43 speaks of penalty and compensation for damage to computer and computer system, अब section 43 ये कह रहा है if any person without permission, important मार्क कर लेना इसको, देखिए क्या क्या गलत काम करे हैं उसने। if any person without permission of the owner or any other person who is in charge of a computer or computer system, फर्स्ट वाले पॉइंट में देखो वो क्या कर रहा है, एक्सेसेस और सिक्योर एक्सेस टू अ कंप्यूटर, मतलब बिना ओनर की मर्जी के हम आपका कंप्यूटर सिस्टम एक्सेस कर रहे हैं। बताओ सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं। ये समझ में आए ऑफेंस यहाँ क्या हो रहा है? एक्सेसिंग, टेकिंग एंट्री इनटू, और ऊपर वाली लाइन में लिखा था विदाउट परमिशन ऑफ द ओनर, बिना ओनर की परमिशन के अगर हम आपके कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट में देखो हम क्या कर रहे हैं, डाउनलोड, कॉपी, एक्सट्रैक्ट एनी डेटा, बिना आपकी परमिशन के हमने आपके पास से इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर ली, कॉपीज बना ली, एक्सट्रैक्ट ले लिया या इंफॉर्मेशन ले लिया। थर्ड पॉइंट में देखो हमने क्या किया, इंट्रोड्यूसेस और कॉज टू इंट्रोड्यूस एनी कंप्यूटर कंटामिनेंट और कंप्यूटर वायरस, हमने बिना आपसे पूछे आपके सिस्टम में कंप्यूटर वायरस डाल दिया। ठीक है, बताइए गलत किया कि सही किया? क्या आपको लग रहा है नहीं सही था, वायरस की तो जरूरत भी थी हमको? गलत किया। ठीक है, ये सारे ऑफेंसेस अगर आप देखो तो कौन से सेक्शन में कवर्ड हो रहे हैं? 43 में। बिना परमिशन के आपने किसी सिस्टम पे एक्सेस कर लिया, बिना परमिशन के आपने उसके सिस्टम से इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर ली, उसकी कॉपीज बना ली, बिना परमिशन के आपने उसके सिस्टम पे कंप्यूटर वायरस डाल दिया, बिना परमिशन के आपने उसके कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज कर दिया। अब पूरी पूरी लाइन याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जैसे सी वाले पॉइंट में वायरस से समझ में आ जाएगा, डी वाले पॉइंट से डैमेज में समझ में आ जाएगा, बी वाले पॉइंट में डाउनलोड कर रहे हैं, कॉपीज ले रहे हैं। ठीक है, तो एक एक वर्ड मत याद करना। ई वाले में देखो क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रप्ट्स और कॉजेस डिस्ट्रप्शन टू एनी कंप्यूटर सिस्टम। ओके, आपके कंप्यूटर सिस्टम में कुछ वो हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। denies or cause denial of access to any person authorized to access, इसमें क्या हुआ? हाँ देखो पहले पॉइंट में लिखा था हम आपके कंप्यूटर में बिना परमिशन के एक्सेस ले रहे हैं, और इस पॉइंट में लिखा है आपको अपने ही सिस्टम पे एक्सेस नहीं दे रहे हैं। मतलब समझे, आपने जब अपना सिस्टम खोला तो वो दिखा रहा है एक्सेस डिनाइड, यानी आप अपना सिस्टम खुद ही नहीं खोल सकते। इसका मतलब ये है कि आपके सिस्टम को किसी ने हैक कर लिया है। ओके, देन provide any assistance to any person to facilitate access to a computer, computer system, computer network। ये पॉइंट समझ में आया क्या? ओके, मान लीजिए, ओके डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आपका कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है, और हम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, ठीक है, एक मिस्टर ए हैं, वो मिस्टर ए आपके सिस्टम को हैक करना चाहते थे, एक्सेस लेना चाहते थे, लेकिन उनको कंप्यूटर की कोई नॉलेज नहीं थी। तो वो मेरे पास आए, हम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, और उन्होंने हमसे कहा कि आप हमारे लिए कुछ ऐसा सिस्टम बना दीजिए कि हम उनके सिस्टम को एक्सेस कर सके। ठीक है, हमने उनको अपनी सर्विसेज दी और उसके लिए उन्होंने हमको फीस पे कर दी, और इतना काम करके हम अपना काम करके चले गए। फिर उन्होंने उस सॉफ्टवेयर के थ्रू आपके सिस्टम पे एक्सेस लिया, ठीक है, और उन्होंने वहां पे जाके गलत काम किया। जब आपको ये बात पता चली तो आपने एक्शन लिया, मिस्टर ए के खिलाफ भी और मेरे खिलाफ भी। जब आपने मेरे खिलाफ एक्शन लिया तो हमने कहा कि हमने आपके सिस्टम पे कोई एक्सेस नहीं लिया,
आई वॉज जस्ट प्रोवाइडिंग माई सर्विसेज। हम एक सॉफ्टवेयर के पर्सन है और मेरा काम है ये सॉफ्टवेयर बना के देना, ठीक है, जिसके लिए हमने फीस चार्ज करी। आई एम नॉट टेकिंग एनी एडवांटेज ऑफ योर सिस्टम, हमने कोई सिस्टम का एडवांटेज नहीं लिया, इसलिए आई विल नॉट बी लाइबल अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया है, बताइए हम लाइबल होंगे कि नहीं होंगे? क्यों लाइबल होंगे? क्योंकि कुछ नहीं, क्योंकि जी पॉइंट लिखा हुआ है। अब जब आप आंसर दिया करिए ना तो इस तरीके से आंसर दिया करिए, क्योंकि ये, क्योंकि वो नहीं, क्योंकि सेक्शन 43 के जी पॉइंट में क्या लिखा है? प्रोवाइड्स एनी असिस्टेंस। आ गई बात समझ में? तुमने खुद एक्सेस लिया हो या तुमने किसी को एक्सेस लेने में मदद करी हो, भाई सीधी सी बात है, तुमने खुद चोरी करी हो या तुमने किसी को चोरी करने की ट्रेनिंग दी हो, बात तो एक ही है। ओके, तो भले ही आपने खुद एक्सेस लिया हो या आपने किसी को असिस्टेंस प्रोवाइड किया है, तो भी आप सेक्शन 43 के अंदर लायबल होंगे। क्लियर? ओके। चार्जेस द सर्विसेज अवेल्ड ऑफ बाय अ पर्सन टू द अकाउंट ऑफ अनदर पर्सन बाय टैम्परिंग विद और मैन्युपुलेटिंग एनी कंप्यूटर और कंप्यूटर सिस्टम। क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम उसके सिस्टम के साथ? टैम्परिंग, कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं उसके सिस्टम के साथ ताकि हम इंफॉर्मेशन को यूज कर सकें। डिस्ट्रॉय और डिलीट और ऑल्टर एनी इंफॉर्मेशन, हम आपके सिस्टम पे गए और आपके सिस्टम से आपकी सारी इंफॉर्मेशन डिलीट कर दी। मान लीजिए हमने एक बैंक का अकाउंट हैक किया, ठीक है, और हमने सिंपली क्या किया, उनके अकाउंट में जितनी इंफॉर्मेशन थी वो सब डिलीट कर दी। अब बैंक को ये पता ही नहीं है कि किसके अकाउंट में कितना पैसा था। इमेजिन करके देखिए, फ्रॉड, बैंक लुट जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि हर जो अकाउंट होल्डर है वो आके पता है क्या कहेगा, कल ही तो हमने 1 करोड़ रुपए जमा कराए थे। लोग कलाकार है हमारे देश में। आपको समझ में हुआ क्या? जैसे कई बार बीच में न्यूज नहीं आई थी कि लॉकर से सामान चोरी हुआ है ना, उसी तरह से सोच के देखिए, अगर बैंक के पास से रिकॉर्ड्स चले गए सारे, ना बैंक को ये नहीं पता है कि उसके किस अकाउंट होल्डर के पास कल की डेट पे कितना अकाउंट बैलेंस था, तो हर बंदा यही आके कहेगा, अरे 10 करोड़ तो हमने कल ही डाले, लाओ हमारे दो। ठीक है, तो इसलिए दिस इज अ वेरी सीरियस क्राइम कि हम किसी के सिस्टम पे जाके उसकी इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करें या डिलीट करें। स्टील, कंसील, डिस्ट्रॉय और ऑल्टर और कॉज एनी पर्सन टू स्टील और कंसील, हम खुद चुराएं या हम किसी को उस इंफॉर्मेशन को चुराने में मदद करें। ये सारे ऑफेंसेस हैं जो सेक्शन 43 में मेंशन्ड है। और लिखा क्या है? ही शैल बी लायबल टू पे डैमेजेस बाय वे ऑफ कॉम्पनसेशन। इसका मतलब क्या हो गया? कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। इसका मतलब एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के सामने केस जाएगा, वो डिसाइड करेगा कि भाई कितना कितना अमाउंट पे करना है। अब इसी सेक्शन 43 में ऊपर जो जो वर्ड्स है ना उनकी मीनिंग दी हुई है। जैसे देखो एक कंप्यूटर कंटामिनेंट लिखा था ना वायरस के साथ, देखो वायरस के साथ एक वर्ड लिखा था कंप्यूटर कंटामिनेंट, ये उसकी मीनिंग यहाँ लिखी हुई है। कंप्यूटर कंटामिनेंट का मतलब ये हो गया, कंप्यूटर डेटाबेस का मतलब ये हो गया, कंप्यूटर वायरस का मतलब क्या हुआ, डैमेज का मतलब क्या हुआ, कंप्यूटर सोर्स कोड का मतलब क्या हुआ। सिंपल रीडिंग कर लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट यही है कि सेक्शन 43 में कौन कौन से ऑफेंसेस हैं। आई होप नो डाउट 43 इज क्लियर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज कॉम्पनसेशन फॉर फेलियर टू प्रोटेक्ट डेटा। अब जरा ये पेनाल्टी प्रोविजन समझिए। देखिए, आप जब कोई भी बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, ठीक है, या सब कुछ छोड़िए, जब आपने शिक्षा ज्वाइन किया तो आपने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा, पता नहीं भरा भी है अभी तक कि नहीं, कुछ बच्चों से रोज मांगा जाता है, देंगे पास होंगे तब देंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म, है ना। उसमें आपने अपनी कुछ इंफॉर्मेशन लिखी। अब आपकी वो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, हम लीक भी तो कर सकते हैं। ऐसी शक भरी निगाहों से आप देखने लग गए हैं, इसलिए मांगी थी इंफॉर्मेशन। सब कुछ छोड़िए, हमारे पास तो बड़ी कम इंफॉर्मेशन है, आपकी सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके बैंक के पास होती है। जब आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, भर भर की इंफॉर्मेशन देते हैं, वो देखिए क्या नहीं पूछ लेते हैं आपसे। फॉर्म इतना बड़ा आने लग गया आजकल। बैंक में अगर कभी आपने अकाउंट खुलवाया तो इसे गड्डी भरा फॉर्म आता है, स्पेशली सरकारी बैंक में खुलवाए अगर आप, उसमें वो सब कुछ पूछ डालते हैं, इनकम, आपकी इनकम, इनकी ये सब कुछ पूछ डालते हैं, और आप बड़े आराम से अपनी सारी इंफॉर्मेशन उनको दे देते हैं। यानी आपकी वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन सब किसके पास है? बैंक के पास। नाउ it is the duty of the bank to maintain that information. ओके, आपने अपनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हमको दी, हमने कहा रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ आधार कार्ड की कॉपी लगा देना, है ना, लगा के दी ना, आई कैन मेक यूज ऑफ दैट, है ना। अभी आज सब ऊपर जाएंगे, लाओ हमारे वापस। तो एक बात और ध्यान रखिएगा, जब भी किसी को आधार दिया करिए ना, ऑलवेज अटेस्ट इट, उसमें लिख दिया करो आई एम इशूइंग इट फॉर दिस पर्पस।
आपको पता नहीं, इन सब चीजों से बड़े फ्रॉड हो जाते हैं। ये आपने हमको आधार कार्ड दिया फॉर एग्जाम्पल, पहले हम डिस्क्लेमर दे दें, जो हम एग्जाम्पल देने जा रहे हैं हम ऐसा नहीं करेंगे, ये सभी बातें काल्पनिक हैं, ठीक है। तो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ हमको आधार कार्ड दिया, हमने वो आधार कार्ड ले लिया और उससे हमने एक सिम खरीद लिया, ठीक है, और उस सिम से हमने भर भर के फ्रॉड करे। फोन से कैसे फ्रॉड होते हैं आपको सब पता है, हैकिंग वगैरह। जब पकड़ में आया तो कौन पकड़ में आएगा? फोन। फोन पकड़ में आएगा तो क्या देखा जाएगा? किसके नाम पे है? किसके नाम पे था? आपके नाम पे। आप उसी दिन जा रहे थे JIGL का पेपर देने, पुलिस ने वहीं से दबोच लिया आपको, चलो तुम लॉकअप के अंदर चलो, तुम JIGL का पेपर क्या दोगे? आप कहेंगे हमको तो पता ही नहीं है क्या हुआ। कैसे नहीं पता है? तुम्हारा आइडेंटिटी प्रूफ, तुम्हारा आधार कार्ड से सिम लिया हुआ है, वो सुनेंगे, पुलिस वाले सुनते नहीं है। वो ये नहीं कहेंगे आओ बेटा बताओ, सुनते नहीं, 2-4 डंडे तो पहले ही पड़ जाएंगे, तो कहेंगे बाकी बात अंदर होगी। दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस थिंग। आपको पता है ये सब बहुत होता है। हम लोग तो फिर भी एजुकेटेड लोग हैं, जो थोड़ा अनएजुकेटेड क्लास होता है ना, जो गरीब लोग होते हैं, वो बड़े मासूम होते हैं। उनसे जैसे कहते हैं ना आधार कार्ड ले आना, वो बेचारे ले भी आते हैं, ठीक है। सब कुछ छोड़िए, आप जेरोक्स कराने जाते हैं आधार कार्ड की, क्या होता है कई बार आपने जेरोक्स कराया, जैसे पहला वाला जेरोक्स उसने बोले अरे खराब निकल आया है, हम दूसरा निकाल के दे रहे हैं, उस दूसरा निकाल के दे दिया, आप खुशी खुशी घर आ गए, वो एक कॉपी उसके पास रह गई। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जितने भी चीजें हैं, चाहे सिम खरीदना हो, चाहे बैंक अकाउंट खुलवाना हो, सब कुछ के लिए क्या चाहिए? आधार। और वो आप एकदम खुला अवेलेबल रखते हैं, जिसको चाहिए आओ ले जाओ हमसे आधार। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ फ्रॉड जो आजकल चल रहे हैं। क्या आपको इससे आइडिया आ गया? ये जल्दी बच्चों का दिमाग चलता है, अरे हाँ अभी देखो सबके आधार बटोर के लाते हैं, CS छोड़ो। सो दीज टाइप ऑफ फ्रॉड, व्हेनेवर यू आर गिविंग योर आधार टू समवन, ठीक है, फोटोकॉपी दे रहे हो तो उसमें जरूर लिख दो दिस इज इशूड टू सच एंड सच। जैसे अगर आप हमें आधार दे रहे हैं तो आप लिखिए इशूड टू शिक्षा एकेडमी फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग एडमिशन, ये आप लिखिए, ताकि आपके उस आधार का कोई यूज ना किया जा सके। ऑल्दो टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग, आजकल इतने सॉफ्टवेयर आ गए हैं ना कि लिखने के बाद भी हटाया जा सकता है, ठीक है, बट एटलीस्ट जितना हम लोग कर सकते हैं उतना तो करें फर्स्ट इंस्टेंस पे, ठीक है। तो अगर कोई ऐसी कॉपी फोटोकॉपी की शॉप पे आ गई या कुछ है तो अपने सामने उसको फाड़ के फेंको, फिर निकलो वहां से, ठीक है। तो नेवर गिव योर आइडेंटिटी प्रूफ एनीवेयर। तो यहाँ पर हम लोग जो सेक्शन पढ़ रहे हैं IT में, वो ये कह रहा है कि आपने अपनी इंफॉर्मेशन जिन कंपनीज को दी है, उन कंपनीज की ये ड्यूटी बनती है कि उस डेटा को सिक्योर करके रखें, और अगर उनके पास से आपकी इंफॉर्मेशन का लीकेज होता है तो लायबिलिटी बताओ किसकी आएगी? उन कंपनीज की। तो बैंक के पास से अगर आपका डेटा लॉस होता है, देन द रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी ऑफ दैट कंपनी। तो आपको क्या लगता है डेटा लीक नहीं होता है? सब होता है। हम लोग तो किताबी बातें पढ़ रहे हैं, सब लॉस होता है, ठीक है। आप सिंपल सी बात समझिए, एक सबसे छोटा एग्जाम्पल देंगे। आप CS में रजिस्ट्रेशन कराते हो, ठीक है, उसके बाद आपके पास कोचिंग्स की कॉल आने शुरू हो जाती है। कहां से आ जाती है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? विद ड्यू रिस्पेक्ट टू इंस्टीट्यूट, हम सोच रहे ऑनलाइन बंद ही कर दें, फिर बोले, है ना। आपने अपना फॉर्म भरा ICSI में, जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन कराते हो उसके बाद से कॉल आने लग जाती है इंडिया भर की कोचिंग्स की। क्यों? डेटा गया है ना, आपने अपना डेटा दिया है, वैसे ही डेटा वहां से कहीं ना कहीं लूज हुआ। देयर इज नो प्रूफ ऑफ दैट ऑब्वियसली, ठीक है। तो प्रूफ नहीं है इस बात का, बट पास्ट में ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जिसमें बच्चों ने कंप्लेन भी करी है, इंस्टीट्यूट के ऊपर कंप्लेन करी कि भाई हमने आपको डेटा दिया, हमारा डेटा लूज कैसे हो रहा है, हमारा फोन नंबर लूज कैसे हो गया। सो बट अगर हम लोग बैक साइड पे देखें तो ये सब कुछ होता है, ठीक है। लेकिन हमें मतलब किस चीज से है कि लायबिलिटी क्या? हम लोग तो लॉ पढ़ रहे हैं, है ना, हम लोग तो अच्छी बातें पढ़ेंगे। बच्चों को उल्टी चीज ज्यादा समझ में आती है, रोकना कैसे वो नहीं समझ में आया, पहले ये समझो करना कैसे है फ्रॉड, है ना। वेयर अ बॉडी कॉर्पोरेट पोजेसिंग, डीलिंग और हैंडलिंग एनी सेंसिटिव पर्सनल डेटा और इंफॉर्मेशन इन अ कंप्यूटर रिसोर्स, किसी कंपनी के पास कोई ऐसा पर्सनल डेटा है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, which it owns, controls or operate, is negligent in implementing and maintaining reasonable security practice। गलती क्या थी उस बैंक की कि उसने उस डेटा को सिक्योर करने के लिए प्रॉपर सेफगार्ड नहीं लगाए, ठीक है। इज नेग्लिजेंट इन, नेग्लिजेंट मीन्स लापरवाही करी। आपके पास सबका डेटा था लेकिन आपने उस डेटा को सिक्योर करके नहीं रखा, ठीक है। and procedures and thereby causes wrongful loss or wrongful gain to any person। कह रहे हैं उसकी वजह से किसी का बहुत नुकसान हुआ या किसी का बहुत फायदा हुआ। फायदा किसका होगा? जिसने डेटा चुराया है,
ठीक है, तो आपने अपनी कंपनी में इंफॉर्मेशन को सिक्योरली मेंटेन नहीं किया और आपकी इस लापरवाही की वजह से किसी का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया या किसी का बहुत ज्यादा फायदा हो गया, देन such corporate shall be liable to pay damages by way of compensation to the person so affected. ओके, तो जो भी उसका लॉस हुआ है उसका कॉम्पनसेशन कैलकुलेट होगा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के सामने और उतना अमाउंट ऑफ पेनल्टी उस कंपनी को पे करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हर जो पॉइंट पढ़ो ना उसको दिमाग में सोचो इसका केस स्टडी बेस कैसे बन सकता है। जैसे अभी हमने आपको एग्जांपल दिया कि एक बैंक था, बैंक में सारी इंफॉर्मेशन थी, लेकिन बैंक के पास से वो इंफॉर्मेशन जो है वो लीक हो गई। अब जब इंफॉर्मेशन लीक हुई तो एक कंटेंशन रेज हुआ कि बैंक ने प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स जो है वो नहीं लगाए हुए थे। क्या बैंक लायबल होगा? यस, द बैंक विल बी हेल्ड लायबल। बैंक हो गया, कंपनी हो गई, कोई भी। ओके, अब उसकी भी डेफिनेशंस दी हैं, अगेन इसमें जाने की जरूरत नहीं है। बॉडी कॉर्पोरेट क्या होगा, रीजनेबल सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ, एंड सेंसिटिव पर्सनल डेटा और इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ। अब बात करेंगे पेनाल्टीज की। नाउ पेनाल्टी फॉर failure to furnish information or return any person who is required under this act or any rules or regulations made thereunder to furnish any document, return or report to the controller or certifying authority। ये कंट्रोलर कौन था पहले बताओ? कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज। ठीक है, और दूसरा लिखा है सर्टिफाइंग अथॉरिटी। कह रहे कंट्रोलर ने या सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने कोई इंफॉर्मेशन मांगी किसी पर्सन से और उस पर्सन ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करी। ठीक है, अगर ये डिफॉल्ट हुआ है तो ही शैल बी लायबल टू अ पेनाल्टी नॉट एक्सीडिंग 1,50,000 रुपीज फॉर ईच सच फेलियर। हमको बस इतना बताओ, ये जो ए वाली पेनाल्टी है, इज दिस अ कंप्यूटर फ्रॉड? आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये कंप्यूटर फ्रॉड नहीं है, ये साइबर क्राइम नहीं है, ये पेनाल्टी है एक्ट फॉलो ना करने की। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जो ऊपर हम लोग पढ़ रहे थे 43 एंड ऑल, वो सब कंप्यूटर फ्रॉड्स थे। ये पेनाल्टीज हैं फॉर नॉट फॉलोइंग द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। तो इस एक्ट के अंडर अगर आपकी कोई ड्यूटी थी, आपकी ड्यूटी थी कि हमें रिपोर्ट देनी है, हमें रिटर्न सबमिट करने हैं, लेकिन अगर आपने वो रिपोर्ट या रिटर्न सबमिट नहीं करे तो ये पेनाल्टी लग रही है नॉट एक्सीडिंग 1,50,000। बिल्कुल इसी तरह से जरा बी वाला पढ़ो, क्या ये कंप्यूटर फ्रॉड है? दिस इज ऑल्सो नॉट अ कंप्यूटर फ्रॉड। ये क्या है? ये कह रहे हैं अगर आपने रिटर्न नहीं फाइल किया, बुक्स नहीं मेंटेन करे, ठीक है, अगर बुक्स वगैरह नहीं मेंटेन कर रहे हैं, उस केस में इस एक्ट के हिसाब से जो बुक्स मेंटेन करनी है या इंफॉर्मेशन देनी है वो सब आपने नहीं किया, ही शैल बी लायबल टू अ पेनाल्टी नॉट एक्सीडिंग 5,000 रुपीज फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यूज। एंड थर्ड वाला भी वही है, मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड्स और फेल्स टू मेंटेन द सेम, he shall be liable to a penalty not exceeding 10,000 rupees for every day during which the failure continues। यानी जो सेक्शन 45 है, that is not talking about computer frauds। सेक्शन 45 is talking about non compliance of the act। अगर आपने एक्ट को कंप्लाई नहीं किया, आपने रिटर्न नहीं फाइल करे, या आपने बुक्स नहीं मेंटेन करे, या उन्होंने आपसे जो डॉक्यूमेंट्स मांगे थे वो नहीं फर्निश करे, तो आपके ऊपर ये पेनल्टी लग जाएंगी। इस एक्ट की अगर हम लोग बात करें तो ज्यादा इंपॉर्टेंट कंप्यूटर फ्रॉड्स वाली पेनाल्टीज हैं। ठीक है, हाँ 43 तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। 45 हो गया क्लियर। 46 रेसिड्यूअरी पेनाल्टी। रेसिड्यूअरी पेनाल्टी समझो, ये कह रहे हैं अगर आपने कोई ऐसा ऑफेंस किया जिसकी पेनाल्टी एक्ट में नहीं दी है तो उस केस में ये पेनाल्टी लग जाएगी। रेसिड्यूअरी मतलब समझ गए? कह रहे हैं हाँ हर ऑफेंस के लिए पेनाल्टी दे रखी है, लेकिन अगर आपने एक ऐसा ऑफेंस किया जिसकी पेनाल्टी बाय डिफॉल्ट नहीं दी है, छूट गई हमसे, तो उसके ऊपर हम ये पेनाल्टी लगा देंगे। देखिए क्या लिखा है, whoever contravenes any rules or regulations made under Information Technology Act। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं अगर आपने वो फॉलो नहीं करे, एंड फॉर द कॉन्ट्रवेंशन ऑफ विच नो पेनाल्टी हैज बीन सेपरेटली प्रोवाइडेड, और उस कॉन्ट्रवेंशन के लिए कोई सेपरेट पेनाल्टी नहीं दी गई है, then shall be liable to pay a compensation not exceeding 25,000 rupees to the person affected by such contravention or a penalty not exceeding 25,000 rupees। रेसिड्यूअरी का मतलब समझ गए? तो अगर इस एक्ट का नॉन कंप्लायंस किया है लेकिन उसकी कोई सेपरेट पेनाल्टी नहीं दे रखी है तो उस केस में हमारे ऊपर रेसिड्यूअरी पेनाल्टी लग जाएगी। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर कौन होता है बताइए?
आईटी से रिलेटेड जो भी केसेस होंगे उन केसेस को जज करने के लिए हम किसके पास जाएंगे? एडजुडिकेटिंग ऑफिसर. एन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर इज टू बी अपॉइंटेड बाय, कौन अपॉइंट कर रहा है इनको? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी. फॉर जजिंग वेदर एनी पर्सन हैज कमिटेड अ कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस इशूड अंडर द एक्ट. ही मे इम्पोज अ पेनल्टी और अवॉर्ड कॉम्पनसेशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द रेलेवेंट सेक्शन. तो ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि भाई हम कोर्ट के सामने जाएंगे, वो पेनल्टी डिस्कस करेंगे, कॉम्पनसेशन डिसाइड करेंगे, एक्चुअली इस एक्ट के अंडर हम कोर्ट के पास जाने के बजाय किसके पास जाते हैं? एडजुडिकेटिंग ऑफिसर. द एक्ट टेक्स केयर टू सेट आउट द फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट बाय एडजुडिकेटिंग ऑफिसर इन जजिंग द क्वांटम ऑफ कॉम्पनसेशन. अच्छा आप बताइए, कॉम्पनसेशन कितना होगा ये एडजुडिकेटिंग ऑफिसर कैसे डिसाइड करता होगा? फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ डैमेज, कि आपको इससे कितना नुकसान हुआ. सेकंड, आपके इस डैमेज से दूसरे को कितना फायदा हुआ. आर यू अंडरस्टैंडिंग? दो अलग अलग बातें हैं. आपके इस डैमेज से आपको कितना नुकसान हुआ और आपको ये डैमेज पहुंचाने से हमको कितना फायदा हुआ. एंड एक और चीज, रेपिटेटिव नेचर ऑफ डिफॉल्ट. हम पहले कितनी बार ये डिफॉल्ट कर चुके हैं? अगर हम हर बार यही डिफॉल्ट करते हैं, बार बार ये गलत काम करते हैं, तो बताओ मेरा कॉम्पनसेशन कितना होगा? ज्यादा होगा. तो ये कह रहे हैं वो कौन से फैक्टर्स को हम लोग देखेंगे, टेक इनटू अकाउंट करेंगे इन जजिंग द क्वांटम ऑफ कॉम्पनसेशन. जरा फर्स्ट पढ़ो. हाँ, एक बच्चा कह रहे हैं ओल्ड सिलेबस. ओल्ड सिलेबस का जीआईजीएल पेपर वाज वेरी वेरी इजी. तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द न्यू सिलेबस. एक्चुअली ऑनलाइन का एक बच्चा पूछ रहा था. न्यू सिलेबस का पेपर तो था जो अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया. ओल्ड सिलेबस का पेपर वाज वेरी वेरी इजी, लेकिन हमने बताया इसलिए नहीं. अब आपको करना क्या है ओल्ड से, है ना? ओल्ड इज नाउ नो मोर रेलिवेंट फॉर यू. वैसे भी अब ओल्ड सिलेबस का थोड़ा सा इजी पेपर आएंगे, क्योंकि उनकी कोशिश ये रहती है ना कि निकाल दें उनको. न्यू जब भी ऐसा होता है तो ओल्ड सिलेबस का थोड़ा सा पेपर इजी आएगा, मार्किंग भी इजी होगी, क्योंकि उनकी कोशिश ये रहती है कि स्विच ओवर बच्चों को ना करना पड़े, थोड़ा सेटल होता रहे, ज्यादा सही है. ठीक है, तो ओल्ड का पेपर वाज वेरी इजी, नो डाउट. ठीक है, बट न्यू का पेपर क्या ही बात करें, है ना? अच्छा था पेपर, वैसे देखना आपको मजा आएगा पढ़ के. उनका पढ़ के तो मजा ही आएगा. हमने थोड़ा ना कहा आपको अपना पढ़ के मजा आएगा, है ना? उनका देख के तो मजा ही आएगा कि चलो बच गए. अमाउंट ऑफ गेन, अनफेयर एडवांटेज, आई थिंक फर्स्ट इज क्लियर. सेकंड, लॉस कॉस्ट, एंड थर्ड, रेपिटेटिव नेचर ऑफ डिफॉल्ट. इन तीन फैक्टर्स को देख के ये डिसाइड किया जाएगा कि कॉम्पनसेशन कितना होगा. कौन डिसाइड करेगा? एडजुडिकेटिंग ऑफिसर. अच्छा, अगर हम एडजुडिकेटिंग ऑफिसर से सेटिस्फाइड नहीं है तो किसके पास जाएं? एपिलेट अथॉरिटी के पास. ठीक है, एपिलेट अथॉरिटी आईटी एक्ट के अंडर जो होती है उसको हम लोग देखो क्या कहते हैं? साइबर रेगुलेशन एपिलेट ट्रिब्यूनल. साइबर एपिलेट ट्रिब्यूनल आप कह सकते हो. ठीक है, तो हर एक्ट के अंडर एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होती है, एक एपिलेट अथॉरिटी होती है. एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के दिए हुए डिसीजन से अगर हम सेटिस्फाइड नहीं है तो हम किसके पास जाएंगे? एपिलेट अथॉरिटी के पास. यहां पर अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कोई डिसीजन दिया है या सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने हमारे ऊपर कोई डिसीजन दिया है और हम सेटिस्फाइड नहीं है तो हम किसके पास जाएंगे? साइबर एपिलेट ट्रिब्यूनल के पास. फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ के जरा हमको सिर्फ इतना बता दो कि साइबर एपिलेट ट्रिब्यूनल कौन है? क्या इस एक्ट का खुद का कोई साइबर एपिलेट ट्रिब्यूनल है? बस इतना पहले पढ़ के बताओ, क्या इस एक्ट का खुद का कोई एपिलेट ट्रिब्यूनल है? नो. कह रहे हैं जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसका जो एपिलेट ट्रिब्यूनल है वो ही एपिलेट ट्रिब्यूनल विल एक्ट एज द एपिलेट ट्रिब्यूनल फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट. ये बात समझ में आई? यानी आईटी एक्ट का खुद का कोई एपिलेट ट्रिब्यूनल नहीं है. टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपिलेट ट्रिब्यूनल जो कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट के अंडर बनाया गया है, द सेम एपिलेट ट्रिब्यूनल विल ऑल्सो बी हैंडलिंग द केसेस ऑफ साइबर क्राइम्स. टेलीकॉम कंपनी नहीं बेटा, टेलीकॉम एक्ट. ठीक है, ये जो एपिलेट ट्रिब्यूनल्स होती हैं या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होती है ना, इनको एक्ट बनाता है, लॉ बनाता है.
ठीक है, तो ये कह रहे हैं टेलीकॉम एक्ट के अंडर जो एपेलेट ट्रिब्यूनल बनाया गया है वो ही एपेलेट ट्रिब्यूनल विल बी एक्टिंग एज एन एपेलेट ट्रिब्यूनल फॉर आईटी एक्ट इटसेल्फ। ये बात समझ में आ गई? लाइन देखो कैसे समझ में आई थी, कह रहे हैं द टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल established under telecom regulatory authority shall be the appellate tribunal for the purpose of this act। ये this act कौन सा act है? IT act। and the said appellate tribunal shall exercise the jurisdiction and powers and authority conferred on it by or under this act। तो इस एक्ट का खुद का कोई एपेलेट ट्रिब्यूनल नहीं है, जो टेलीकॉम वालों का एपेलेट ट्रिब्यूनल है वो ही साइबर क्राइम के केसेस भी हैंडल करेगा। ओके, ये वाली दो लाइनें जरा पढ़ो। सिंपल, ठीक है। कह रहे हैं कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने कोई डिसीजन दिया, मुझसे सेटिस्फाइड नहीं है, या एडजुडिकेटर ने कोई डिसीजन दिया। एडजुडिकेटर कौन था? वही एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो अभी ऊपर पढ़ रहे थे हम लोग। तो ये कह रहे हैं एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने कोई डिसीजन दिया या कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने कोई डिसीजन दिया, तो हम अपील करेंगे एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास कितने दिनों के अंदर? 45 डेज। हम उससे भी सेटिस्फाइड नहीं है तो एपेलेट ट्रिब्यूनल से भी सेटिस्फाइड नहीं है तो क्या करें? अगला पैराग्राफ पढ़े, है ना, पढ़े। Any person aggrieved by any decision or order of appellate tribunal may appeal to the High Court within 60 days। अगली लाइन आपकी फेवरेट है, कह दो कि नहीं है? है, ये तो कभी नहीं भूलेंगे, इस पे तो हमने क्वेश्चन भी लिखवा दिया है ना। Jurisdiction of civil court is barred in respect of any matter which an adjudicating officer or appellate tribunal has a power to determine। यानी सेम वही बात आ गई, अगर साइबर क्राइम से रिलेटेड कोई केस है तो आप सिविल कोर्ट नहीं जाएंगे, आप कहाँ जाएंगे? इस एक्ट के एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास और इस एक्ट के एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास। सिविल कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन जो है वो बार्ड है। एनी डाउट? ठीक है, एक छोटी सी चीज समझाते हैं आपको, नॉट रिलेटेड टू दिस। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना कि अपील अगर हमने फाइल करी है तो हम जाएंगे हाई कोर्ट के पास, ठीक है। कई जगह अगर आप देखेंगे तो ऐसा भी लिखा होता है कि एपेलेट ट्रिब्यूनल के खिलाफ अगर हमें अपील करनी होती है तो हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास। कई एक्ट में ऐसा भी लिखा होता है। क्योंकि हम लोग लॉ पढ़ रहे हैं तो ये छोटी छोटी चीजों को ना बहुत बेसिक से समझ के चलो माइंड में। ओके, नाउ कई एक्ट ये कहते हैं कि एपेलेट ट्रिब्यूनल, देखो हायरार्की समझो, कौन हुआ? एडजुडिकेटिंग ऑफिसर हुआ, फिर एपेलेट ट्रिब्यूनल हुआ, फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हुआ। तो कई एक्ट में लिखा होता है कि एपेलेट ट्रिब्यूनल के बाद हम जाएंगे हाई कोर्ट के पास, और कुछ एक्ट में लिखा होता है कि एपेलेट ट्रिब्यूनल के बाद हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, ऐसा डिफरेंस क्यों? हाँ, ओके, हाँ, जैसे एब्सोल्युटली, जैसे अगर हम लोग कंपनी लॉ की बात करते हैं ना, एनसीएलटी, एनसीएलएटी, उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो ऐसा फर्क क्यों कि यहाँ हाई कोर्ट जा रहे हैं वहां सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं? आर यू अंडरस्टैंडिंग माय क्वेश्चन? एक होता है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, फिर होता है उसका एपेलेट ट्रिब्यूनल। अब कुछ एक्ट में लिखा होता है कि इसके बाद हम सीधे जाएंगे हाई कोर्ट के पास, और कुछ में लिखा होता है इसके बाद हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास। ये कैसे डिटरमाइन होता है? ये इस बात पे डिटरमाइन होता है कि एपेलेट ट्रिब्यूनल की पावर किसके बराबर है। अगर एपेलेट ट्रिब्यूनल इज हैविंग द पावर विच आर इक्वल टू द हाई कोर्ट, तो उसका अपील किसके पास जाता होगा? सुप्रीम कोर्ट। आ गई बात समझ में? और अगर किसी एक्ट में लिखा है कि एपेलेट ट्रिब्यूनल के बाद हम जाते हैं हाई कोर्ट, इसका मतलब इस एक्ट का एपेलेट ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट से लोअर अथॉरिटी है, इसीलिए हम हाई कोर्ट के पास जा रहे हैं। आपको समझ, लॉजिकली बात समझ में आई? ऐसा नहीं है कि किसी भी लॉ में कुछ भी लिखा हुआ है। तो यहां पर अगर इन्होंने कहा है कि हम एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास, मतलब एपेलेट ट्रिब्यूनल से सेटिस्फाइड नहीं है तो हम हाई कोर्ट के पास जाएंगे, इसका मतलब ये जो टेलीकॉम वाला एपेलेट ट्रिब्यूनल है इसकी पावर्स हाई कोर्ट के बराबर नहीं है, ये हाई कोर्ट से लोअर रैंकिंग पर है, इसलिए इसकी अपील हम फाइल करेंगे किसके पास? हाई कोर्ट के पास। और अगर कहीं पे लिखा है कि एपेलेट ट्रिब्यूनल के बाद हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, दैट मींस दैट एपेलेट ट्रिब्यूनल इज इक्विवेलेंट टू द हाई कोर्ट। ये ऐसे डिटरमाइन होता है। समझ आ गया लॉजिकली? चलो एनीवेज, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे ऑफेंसेस के। अब देखिए कुछ और ऑफेंसेस हैं। टैंपरिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट, सिर्फ हेडिंग से बताओ समझ में आया क्या हो रहा है? कंप्यूटर के जो डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ टैंपरिंग की गई है तो सीधे पेनाल्टी मार्क कर लीजिए।
देखिए, whoever knowingly or intentionally conceal, destroy, alter or knowingly causes another person to conceal, destroy any computer source code, तो इन सब में पेनल्टीज हैं, देखो नीचे, पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years, 3 साल की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, और अ फाइन विच में एक्सटेंड टू 2 लाख रुपीज और बोथ। ठीक है, तो अगर आपने किसी के कंप्यूटर डॉक्यूमेंट के साथ टैंपरिंग करी है या किसी को टैंपरिंग करने में हेल्प करी है तो आपके ऊपर ये पेनल्टी एप्लीकेबल हो जाएगी। इसी तरह आते हैं कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करिए 66 को। इफ एनी पर्सन डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली डज एनी एक्ट रेफर्ड टू इन सेक्शन 43, अब बताओ ये क्या है। वहां 43 में अगर आप देखो, हम लोग ने ऑफेंसेस पढ़े थे, ठीक है, उसके लिए ये बता रहे हैं नॉर्मली क्या पेनल्टी लगती है। वैसे तो उन्होंने बोला है कि पेनल्टी लगेगी, और वहां उन्होंने कहा था कॉम्पनसेशन मिलेगा, ठीक है। तो जिस पर्सन ने गलत किया उसके ऊपर पेनल्टी जो है वो तो लगी जाएगी, उसकी वजह से आपका जो नुकसान हुआ है उसके लिए आपको कॉम्पनसेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 66 ये बता रहा है कि जो ऑफेंसेस 43 में हुए हैं उसकी सजा क्या है। If any person dishonestly or fraudulently does any act referred to in 43, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 years or with a fine which may extend to 5 lakh rupees or both। और उसी को ही कुछ ऑफेंसेस इन्होंने दे दिए हैं, जैसे डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर सोर्स, आइडेंटिटी थेफ्ट, चीटिंग बाय पर्सोनेशन, वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, साइबर टेररिज्म, ये सब अलग अलग तरीके के साइबर ऑफेंसेस हैं, ठीक है। इन्हीं ऑफेंसेस को उन्होंने शॉर्ट में बताया है। 66 बेसिकली ये कह रहा है कि 43 में आपने जो ऑफेंस किए उसकी ये पेनल्टी हो जाएगी, सजा होगी, और उसकी वजह से किसी पर्सन का नुकसान हुआ है तो उसको कॉम्पनसेशन मिलेगा, वो कॉम्पनसेशन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर डिसाइड करेगा। क्लियर? ओके ओके। अब देखो एक ये केस है, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो, श्रेया सिंगल। एक सेक्शन है 66A, लेकिन ये हम आपको देंगे होमवर्क के लिए, थोड़ा लॉ पढ़ना सीखिए आप। ये बड़ा फेमस केस है श्रेया सिंगल का, और एक सेक्शन है सेक्शन 66A। इस केस के बाद, बहुत ध्यान से सुनना जो हम बोलने वाले हैं, इस केस के बाद इस सेक्शन को हटा दिया गया था। ऐसा भी होता है, मतलब समझे, हम लोग नहीं मान के चलते भाई एक्ट में जो लिखा है वो लिखा है वही माना जाएगा, लेकिन कई बार एक्ट के प्रोविजंस को भी नलीफाई किया जा सकता है। क्या आप बता सकते हो, गिव मी एनी रीजन जिस वजह से हम एक्ट को गलत ठहरा दें। एक्ट का सेक्शन क्या? एब्सोल्युटली कॉन्स्टिट्यूशन। एक्ट गलत सिर्फ एक चीज पे हो सकता है, इफ इट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, मोर स्पेसिफिकली अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। कोई भी लॉ, हम लोग हमेशा मान के चलते हैं लॉ में जो लिखा है वो सही लिखा है, लेकिन लॉ गलत हो सकता है। रादर आप लॉ को गलत ठहरा सकते हैं सिर्फ एक पॉइंट पर, अगर इट इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स। ये हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ा है कि अगर फंडामेंटल राइट में और लॉ में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो क्या प्रिवेल करता है? फंडामेंटल राइट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी इन बच्चों को पढ़ाएंगे, छोटे बच्चे हैं ना। हाँ, तो बेसिकली इस केस में, श्रेया सिंगल केस में ऐसा ही कुछ हुआ। सेक्शन 66A था एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अभी हम बताएंगे आपका होमवर्क क्या है, ठीक है। 66A एक सेक्शन था आईटी एक्ट का, और श्रेया सिंगल केस में इस सेक्शन के अगेंस्ट उन्होंने किसी फंडामेंटल राइट को इन्वोक करने की कोशिश करी, और लास्ट में कोर्ट को समझ में आया कि नहीं, फंडामेंटल राइट सही है, इसलिए इस सेक्शन को नलीफाई किया गया। अब आपका होमवर्क ये, सबसे पहले आप ये पढ़ेंगे कि सेक्शन 66A था क्या, और फिर क्या पढ़ेंगे? श्रेया सिंगल का केस, बुक से नहीं। कहां से? कुछ नहीं, श्रेया सिंगल के घर चले जाएंगे, इसी बहाने जान पहचान हो जाए, देखें तो श्रेया है कैसी, है ना। कहां से पढ़ेंगे? गूगल, गूगल, ठीक है। तो आपको गूगल में डालना होगा, बड़ा फेमस केस है, डालते ही आ जाएगा। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप एक बार एक रियल केस पढ़ के तो देखो कैसा होता है। आपको आदत है 2-2 लाइन पढ़ने की, जब वो एक्चुअल में खुलेगा ना पूरा, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये है। लॉ पढ़ रहे हो तो थोड़ा पढ़ना भी सीखिए कि जजमेंट्स कैसे पढ़ी जाती है। तो हम लोग, आपको करना क्या है, सेक्शन 66A क्या है, श्रेया सिंगल केस में क्या हुआ, और उसके बाद इस सेक्शन का क्या हुआ, ये 3 चीजें आपको समझ के आनी है। कर लेंगे होमवर्क कि हमसे क्या मतलब, होगी कोई श्रेया सिंगल? पक्का ट्राई करेंगे, पढ़ के देखो, ठीक है, कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। ओके, ये आपका होमवर्क है, आपको करके आना है। और इसके बाद आते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन। अच्छा,
एक बात बताइए, मान लीजिए अगर हम आपसे कहें कि हम आपका बैंक है, ठीक है, और हमने आपके बैंक की हैकिंग करी, ठीक है, लेकिन हम इंडिया में नहीं थे, हम इंडिया के बाहर थे, हम कहीं बाहर गए और वहां बैठ के हमने आपके बैंक की हैकिंग कर ली। अब वो बैंक कहाँ था? इंडिया में, लेकिन जिस पर्सन ने हैकिंग करी वो कहाँ था? इंडिया के बाहर। तो बैंक ने आईटी एक्ट के अंडर कंप्लेन करी, लेकिन वो पर्सन कह रहा है कि आई वॉज नॉट इन इंडिया, हम इंडिया में थे नहीं, और आपका जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है वो किसके ऊपर लग रहा है? इंडिया वालों के ऊपर। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, नॉट आउटसाइड इंडिया। तो हम तो इंडिया के बाहर थे, और अगर हम इंडिया के बाहर हैं तो आपका एक्ट मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, इसलिए आपकी पेनाल्टीज मेरे ऊपर नहीं लगेंगी। बताइए वो सही कह रहा है कि गलत? सोचो अगर वो सही कह रहा है 1 मिनट के लिए, तो फिर तो हैकिंग करना बड़ा आसान हुआ। बॉर्डर पार करो और वहीं बैठ जाओ, किसी दूसरे कंट्री जाने की जरूरत भी नहीं है, बॉर्डर पार किया, वहीं बैठ गए, वहीं कंप्यूटर खोल लिया और हैकिंग कर डाली, और दूर से पुलिस से क्या कहना, पकड़ सको तो पकड़ लो, क्योंकि तुम्हारी ज्यूरिसडिक्शन कहां तक है? बॉर्डर्स तक। अब बताइए वो पर्सन इंडिया के बाहर बैठ के हैकिंग कर रहा है, इंडिया में ऑफेंस माना जाएगा कि नहीं? आईटी एक्ट में माना जाएगा। हेडिंग पढ़ के देखो, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल समझ गए? बियॉन्ड द टेरिटरी। अगर आप टेरिटरी के बियॉन्ड जाके कोई क्राइम कर रहे हैं बट इट इज इफेक्टिंग इंडिया, इंडिया की किसी एंटिटी को वो इफेक्ट कर रहा है, तो हमारे आईटी एक्ट उसके ऊपर भी लागू हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या लिखा है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन ऑफ द एक्ट इज प्रोवाइडेड फॉर बाय इनैक्टिंग दैट provisions of the act apply to any offense or contravention committed outside India। वो offense कहाँ हुआ? इंडिया के बाहर। by any person irrespective of his nationality। पीटर बैठ के हैकिंग कर रहा था, पीटर कहाँ का था? इंग्लैंड का। अरे पीटर इंग्लैंड नहीं सुना? ठीक है, पीटर कर रहा था हैकिंग, इंडिया के बाहर का था, मतलब पीटर की नेशनैलिटी भी इंडिया की नहीं थी और वो क्राइम कर भी इंडिया के बाहर से रहा था। बताओ पनिशेबल होगा कि नहीं होगा? कह रहे हैं इफ द एक्ट और द कंडक्ट इन क्वेश्चन इन्वॉल्व्स अ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क लोकेटेड इन इंडिया। ठीक है, यानी वो जिस सिस्टम पे क्राइम कर रहा है, मतलब जहां की हैकिंग कर रहा है, अगर वो इंडिया में लोकेटेड था तो हमारा ये एक्ट उसके ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। इसको कहा जाता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन। सोचो अगर ये जरा सी 3 लाइन 4 लाइन ना लिखी होती, सेक्शन 75 अगर ना होता, तो क्राइम करने का बढ़िया तरीका होता। बस बॉर्डर क्रॉस करो, वहीं एयरपोर्ट पे चादर बिछा के बैठ जाओ, लैपटॉप खोल लो और फटाफट सारे बैंक को हैक कर लो, है ना, और फिर पुलिस से कह देना जो करते बने कर लो। यही तो होता है। आपको ये बात पता है ना, जैसे इंडिया के बाहर चले गए, फिर हमारी यहाँ की पुलिस पकड़ नहीं सकती, तभी तो लोग इंडिया के बाहर भाग जाते हैं। कुछ सज्जन व्यक्तियों के नाम बताएं। हाँ, इनको क्या कहा जाता है? दिशा जी बताइए, इनको क्या कहा जाता है? आपने पढ़ा है, बाकी पढ़ेंगे अभी हम लोग इनको। हाँ, हम लोग इनको कहते हैं फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, इन शॉर्ट भगोड़ा। भगोड़ा ही तो बोलते हो आप लोग, है ना? उसका थोड़ा अच्छा वर्ड ना, सुनने में तो मजा आ गई, सभ्य वर्ड, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। आपके मॉड्यूल 2 में एक चैप्टर है, उसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे भागा जाता है। नहीं, ये बताया जाएगा कि उनके खिलाफ क्या क्या किया जाता है। चलो, मॉड्यूल 2 में हम लोग ऐसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ेंगे, जितने भी क्राइम है ना, बेनामी और ये जितनी भी फ्रॉड वाली चीजें हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, बड़ी मजा आती है मनी लॉन्ड्रिंग करने में, मतलब पढ़ाने में। हाँ हाँ, सब हम ही पढ़ाएंगे, क्राइम मिल के करेंगे हम लोग। चलो एनीवेज, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन आई थिंक इज ओके। एग्जेम्पशन फ्रॉम लाइबिलिटी ऑफ इंटरमीडियरी। आपको याद है इंटरमीडियरी कौन था? वो जो हमारी बातें सुन रहा था, वो टेलीकॉम कंपनीज, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। ठीक है, कह रहे एग्जेम्पशन फ्रॉम लाइबिलिटी। इंटरमीडियरी कह रहा है कि भैया जो मैसेज इधर से उधर भेजे जा रहे हैं उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, हम तो इंटरमीडियरी हैं, जो मैसेज आता है मैसेज स्टोर करके उसको सेंड कर देते हैं। तो नॉर्मली ये जो इंटरमीडियरीज होती हैं, इनके ऊपर किसी भी ऐसी चीज की लाइबिलिटी नहीं आती। हेडिंग पढ़ के देखो सिर्फ क्या लिखा है, एग्जेम्पशन फ्रॉम लाइबिलिटी। कह रहे हमने थोड़ी भड़काऊ मैसेज भेजे, हम तो सिर्फ इधर से उधर ट्रांसमिट कर रहे हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 79, an intermediary shall not be liable for any third party information, data or communication link made available or hosted by him।
अगर कोई थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन आपने होस्ट करी है या कुछ भी करी है तो नॉर्मली इंटरमीडियरी जो होता है वो लाइबल नहीं होता है. बट दिस प्रोविजन इज सब्जेक्ट टू सेक्शन 79 सबसेक्शन 2 and 3. अगली लाइन में देखिए लिखा है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 79 the provisions of subsection 1 shall apply if the function of intermediary is limited to providing access to communication system over which the information made available by third party is transmitted or temporarily stored. कह रहे हैं अगर वो इंटरमीडियरी सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, वो कह रहे हैं हम कोई इंफॉर्मेशन में डील नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपने इंस्टा में कोई इंफॉर्मेशन डाली तो इंस्टा कह रहे हैं हम तो एक प्लेटफॉर्म है ना, जो इंफॉर्मेशन डाल रहा है दैट पर्सन इज टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल. ओके, तो वो कह रहे हैं कि इंटरमीडियरी जो होता है वो अगर सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है उस सिचुएशन में उसकी लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी. इंटरमीडियरी ने वो मैसेज ट्रांसमिट खुद नहीं किया. सेलेक्ट द रिसीवर ऑफ द ट्रांसमिशन एंड सेलेक्ट और मॉडिफाई द इंफॉर्मेशन कंटेंट. कह रहे हैं वो जो इंटरमीडियरी था ना ही उसने वो मैसेज ट्रांसमिट किया, ना ही उसने रिसीवर सेलेक्ट किया कि किसको भेजना है किसको नहीं भेजना है, ना ही उसने इंफॉर्मेशन में कोई मॉडिफिकेशन किया. जैसी इंफॉर्मेशन आई बस उसने अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कर दी. अगर ये सिनेरियो है तो इंटरमीडियरी लाइबल नहीं होगा. ठीक है, फाइन. लेकिन अगर ये प्रूव हो जाए, जरा ए पॉइंट पढ़ो, द इंटरमीडियरी हैज कॉन्स्पायर्ड or aided or induced by whether by threat or promise or otherwise in commission on unlawful act. मतलब अगर ये प्रूव हो जाए कि उस इंटरमीडियरी का इन्वॉल्वमेंट था उस ऑफेंस में, उसी ने किया है या उसी ने भड़काया है या उसने जानबूझ के वो इंफॉर्मेशन डाली है, उस सिचुएशन में इंटरमीडियरी की लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी. देखो लिखा है ना, द अबव सेक्शन शैल नॉट अप्लाई. ठीक है, फाइन. और इसी का सेकंड पॉइंट है, अपॉन रिसीविंग एक्चुअल नॉलेज or on being notified by appropriate government that any information, data, communication link residing or connected to a computer resource is being used to commit unlawful act, the intermediary fails to expeditiously remove or disable access to that material. इसका मतलब बताओ क्या हुआ. कोई इंफॉर्मेशन किसी इंटरमीडियरी के पास आई, ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझना, उसने अपने प्लेटफॉर्म पे उस इंफॉर्मेशन को सिर्फ लिस्ट किया. ओके, उसकी गलती है कि नहीं है? नहीं है. लेकिन जब उसको पता चला उसके प्लेटफॉर्म पे एक इंफॉर्मेशन लिस्टेड थी जिसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से उसके पास मैसेज आया कि भाई तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे इंफॉर्मेशन लिस्टेड है, यू शुड रिमूव दिस इंफॉर्मेशन, डिसेबल करिए, फिर भी इंटरमीडियरी ने डिसेबल नहीं करी. अब बताओ लाइबिलिटी है? यस, लाइबिलिटी है. तो इस पूरे टॉपिक को आप नटशेल में समझिए. इंटरमीडियरी सिर्फ अपने प्लेटफॉर्म पे इंफॉर्मेशन को लिस्ट कर रहा है, उससे होने वाले किसी भी अनलॉफुल एक्ट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है. ठीक है, अब जैसे कुछ लोग फेसबुक पे वो ना भड़काऊ मैसेजेस वगैरह डाल देते हैं तो उसके लिए फेसबुक रिस्पॉन्सिबल नहीं. वो कह रहे भैया हम तो इंटरमीडियरी, हमने तो सिर्फ लिस्ट किया है. लेकिन दो चीजें, अगर उस मैसेज को ट्रांसमिट करने में इंटरमीडियरी खुद इन्वॉल्व था या फिर उससे उस इंफॉर्मेशन को हटाने के लिए बोला गया लेकिन उसने नहीं हटाया, उस केस में इंटरमीडियरी की लायबिलिटी आ जाएगी. आई होप कॉन्सेप्चुअली इट इज क्लियर. पक्का सबको समझ में आ गया? ठीक है, बस ठीक है. इस सेक्शन के लिए इतना ही करिएगा. अब इसमें एक ये नया टॉपिक नए सिलेबस में ऐड हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स एंड सेंसिटिव पर्सनल डेटा और इंफॉर्मेशन रूल. नाम से समझ में आ रहा है रूल्स कि जो लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, उसको प्रोटेक्ट करने, उसको प्रिजर्व करने के लिए ये रूल्स बनाए गए हैं. ठीक है, तो बस एक ये टॉपिक हमारा बचा हुआ है और ये कुछ खास नहीं है. डेवलपमेंट एंड लॉ ऑफ डेटा प्रोटेक्शन की किस किस साल में कैसे कैसे आईटी के लॉज बने हैं, ये दो टॉपिक बचे हैं और एक वो केस बचा है. किसका? अब आपको केस का नाम याद हो गया. यही मेरा ऑब्जेक्टिव था कि 2-3 बार बोलोगे तो कुछ ना याद हो, श्रेया सिंगल तो याद ही रह जाएगा, है ना. तो ये 3 चीजें हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल बी फाइनली डन विद दिस चैप्टर. ओके, और अब अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर हो कल वाला तो एक बार देखना आईटी एक्ट से क्या क्वेश्चन आया था. क्या आता था कि नहीं आता था? एक बार बस, मतलब ये मत सोचना कि आपको याद है कि नहीं याद है, ये देखना कि आपका पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है. ठीक है, जो जो चैप्टर होते जाएं उसके क्वेश्चन जरूर देखना, एक बार ढूंढना, तो आपको उससे आइडिया लग जाएगा कि इंस्टीट्यूट पेपर बना कैसे रहा है. और बस यही तो समझना है
एक बार ये समझ में आ गया कि इंस्टीट्यूट पेपर कैसे बना रहा है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। चलिए कल हम लोग इसको फिनिश कर लेंगे। और फिर क्या होता है चैप्टर फिनिश होने के बाद? हाँ, ये